गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, जैसे कि हमने इससे पहले वाली क्लास में आपको क्या पढ़ाए थे, योजना के प्रदर्शन की स्टेप अर्थात सोपान, चरण, पद कुछ भी कह लेते हैं, उसमें पाठ की योजना, उसका प्रस्तुतिकरण, संक्षेपीकरण, प्रयोगीकरण, उसके बाद आया था शांपटकार, उसके बाद आया था निरीक्षण या प्रतिलेखन, उसके बाद हमने आपको महत्व। आज हम आपको प्रदर्शन विधि के में गुण का प्रयोग बताएंगे, अर्थात इसके क्या गुण हैं। गुण हैं तो इसमें प्रदर्शन विधि के दोष भी होंगे, लिमिट्स भी होंगी, जहाँ लाभ भी होता है वहाँ सीमाएं भी होती हैं। तो इसके हम आज आपको प्रदर्शन विधि के क्या क्या गुण है वो हम आपको अब एक्सप्लेन करेंगे। इसमें नंबर 1, स्पष्ट व स्थायी ज्ञान। किससे? प्रदर्शन विधि के द्वारा। स्पष्ट व स्थायी ज्ञान। प्रयोग प्रदर्शन विधि में बालक का ज्ञान क्या हो जाता है? स्पष्ट व स्थायी। क्यों? प्रयोग के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा बालक का ज्ञान क्या हो जाता है? स्पष्ट व स्थायी। क्यों? बालक देखता है, सुनता है, देखता है और सुनता है। विषय वस्तु में जहाँ उचित रूप से जिस प्रयोग का वर्णन किया शिक्षक ने, उनको उसी हिसाब से उनका प्रयोग करके दिखाया, तो बालक का ज्ञान क्या हो जाता है? स्पष्ट व स्थायी रूप से हो जाता है। प्रत्येक छात्र वस्तु की रचना, कार्य प्रणाली इत्यादि को प्रत्यक्ष रूप से देखता है। जैसे मेढक का चित्र हुआ, मानव का हृदय हुआ, कंकाल, मस्तिष्क का हुआ, तो बालक क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से देखता है और उसको सुनता है। पाठ्य वस्तु में अपने को नोटबुक में उनको उतारता है, तो बालक के मस्तिष्क पटल पर वो ज्ञान क्या हो जाता है? स्थायी रूप से हो जाता है। और बालक स्पष्ट रूप से, ये नहीं असमंजस में, इसमें पता नहीं क्या होगा और इसमें क्या नहीं होगा, तो बालक इसमें स्पष्ट रूप से उनका ज्ञान क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी हो जाती है। इस प्रकार ज्ञान उसके मस्तिष्क पटल पर स्थायी हो जाता है। जो भी विषय वस्तु है, जो भी इकाई है, जो भी पाठ्य वस्तु को पढ़ रहा है, वो क्या हो जाती है? स्पष्ट हो जाती है। किसके द्वारा? प्रयोग के द्वारा। प्रयोग करते हुए बालकों को समझाना, ये पहला गुण हो गया। नंबर 2 जो गुण है वो है सक्रिय वातावरण। नंबर 2 है वो है सक्रिय वातावरण। सक्रिय वातावरण। इस विधि में व्याख्यान विधि की भांति छात्र निष्क्रिय श्रोता नहीं रहते, बल्कि छात्र शिक्षक पाठ के दौरान सक्रिय योगदान देते हैं। बालक क्या करते हैं? व्याख्यान जो विधि है, आपको पढ़ाई ने व्याख्यान जो विधि है उसकी तरह छात्र क्या नहीं होते? निष्क्रिय नहीं होते, बल्कि प्रयोग के द्वारा समझाना, शिक्षक का उसमें, छात्रों का उसमें अंतःक्रिया करना, अर्थात छात्रों को भी उसमें सम्मिलित होना, ये निष्क्रिय नहीं होती है, ये सक्रिय होती है। क्योंकि वातावरण को ऐसा मिल जाता है तो बालक की ज्ञानेंद्रिय क्या हो जाती है? अरे गुरुजी हमें पता नहीं क्या चीज़ बता रहे हैं, कैसी चीज़ बता रहे हैं, तो बालक क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है, पढ़ने के लिए लालच होता है और देखने के लिए लालच होता है और सुनता भी है कि ये प्रयोग है, हमारे काम का है, हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे। तो ये व्याख्यान मेथड है, उसके अनुसार ये विधि क्या निष्क्रिय नहीं है, उसमें तो क्या शिक्षक स्वयं खुद ही खुद बोलता जाता है, बालक क्या होते हैं कि एक श्रोता की तरह सुनते रहते हैं। तो वो विधि छोटे बच्चों के लिए इसलिए निष्क्रिय कहलाती है। उसमें शिक्षक और बालकों के मध्य क्या नहीं होती? अंतःक्रिया नहीं होती। इसमें अंतःक्रिया होती है, अर्थात वातावरण इस प्रकार का पैदा किया जाता है, जो भी प्रयोग बालकों को दिखाए जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, और व्याख्यान मेथड के साथ साथ उनको प्रयोग के द्वारा इसमें समझाया जाता है। शिक्षक भी छात्रों को प्रयोग प्रदर्शन एवं उचित व्याख्यान द्वारा सक्रिय बनाए रखता है। वो पता है मैंने आपको, व्याख्यान विधि के द्वारा, व्याख्यान मेथड को साथ में लेते हुए प्रयोग के द्वारा छात्रों को समझाना। कौन सा गुण है? सक्रिय वातावरण। अगला जो गुण है वो है मानसिक शक्तियों का विकास। नंबर 3 है वो है मानसिक शक्तियों का
विकास, मानसिक शक्तियों का विकास तो होना ही है। बालक जब सक्रिय रहेगा, बालक का ध्यान यही रहेगा प्रयोग के द्वारा विषय वस्तु जो पढ़ाई जा रही है उसमें शिक्षक हमें किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, कौन सा प्रयोग करवा रहे हैं, क्या ये प्रयोग करने से या देखने से बालक का ज्ञान क्या होगा, बालक की जो इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय वो सक्रिय होगी, तर्क शक्ति करेगा, चिंतन करेगा, इसमें गुरुजी ने कैसे किया, इसको करने से क्या होता है, तो बालकों का मानसिक शक्तियों का क्या हो जाता है, इसमें विकास हो जाता है। प्रदर्शन विधि द्वारा शिक्षण से छात्रों की मानसिक शक्ति, तर्क, कल्पना, निर्णय, निरीक्षण आदि का विकास आसानी से किया जा सकता है। मैंने कहा ने ये कार्य कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके करने से क्या होगा, तब क्या निष्कर्ष निकलेगा, तो बालक की तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, मानसिक शक्ति, सारी शक्तियों का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। कौन सी में, प्रयोग प्रदर्शन विधि के द्वारा। कल्पना भी करना कर सीख जाएगा बालक, निर्णय लेना भी सीख जाएगा। प्रयोग, ये ऐसा प्रयोग हुआ, इसमें ये डालने से ये निष्कर्ष, तो निष्कर्ष भी हो जाएगा, निर्णय भी हो जाएगा। कल्पना के माध्यम से अगर हम इस चीज़ को उस प्रयोग में इंक्लूड करें तो ये शायद वो चीज़ भी बन सकती है, तो बालक कल्पना करके दूसरा प्रयोग भी सिद्ध कर सकता है। तो बालक की जो मानसिक शक्ति है उनका इसमें विकास हो सकता है प्रयोग प्रदर्शन विधि के द्वारा। अगला जो गुण है वो है प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास। प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास, प्रयोगात्मक जो प्रवृत्ति है उसका विकास। जी हाँ, बालक की मानसिक शक्तियों को विकास करते हुए हम बालक के अंदर क्या प्रयोगात्मक जो प्रवृत्ति है उनके अंदर शिक्षक कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता इन चीज़ों का, उनका भी विकास प्रदर्शन विधि के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। इस विधि में छात्रों में प्रयोग के प्रति रुचि जागृत करना, प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का रुचि तो हो गई, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास हो जाएगा, निर्णय, कल्पना, तर्क, चिंतन सारी शक्तियों का जब विकास हो चुका है बालक का, तो स्वयं भी वो करने का प्रयास करेगा। इस प्रयोग को गुरुजी ने इसमें किया तो मैं शायद इसमें करूँगा, तो वो इसका ये निष्कर्ष निकलेगा। तो इन शक्तियों का भी बालकों में विकास हो जाता है। कौन सी विधि के द्वारा, प्रयोग प्रदर्शन विधि के माध्यम से। अगला जो गुण है वो है सर्वोत्तम एवं सस्ती विधि। जी हाँ, ये जो गुण है वो है सर्वोत्तम एवं सस्ती विधि। ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है इसमें, फूल फजूल बहुत बड़े बड़े उपकरण लाने पड़ते हों इसमें करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं करना पड़ता। प्रयोग प्रदर्शन विधि विज्ञान शिक्षण की विधियों में सर्वोत्तम विधि है। इसमें कम साधनों की आवश्यकता होने के कारण यह विधि मितव्ययी अर्थात कम खर्चीली। कैसी है, मितव्ययी, ज़्यादा पैसा नहीं लगता, कम खर्चीली है। क्यों, हम प्रयोग के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर भी अपना कोई चित्र मॉडल वगैरह उसके माध्यम से बालक को प्रयोग करके सिखा देते हैं। कोई भी जैसे उपकरण है आसानी से जो हमारे विद्यालय में उपलब्ध होते हैं, उन उपकरणों के द्वारा बालक को प्रयोग करके हम सिखा सकते हैं। तो ये सर्वोत्तम जो प्रदर्शन विधि है वो सर्वोत्तम क्या है, सस्ती विधि है, और बालक के ज्ञान को हम क्या स्थायी रूप से कर सकते हैं। नंबर पहला गुण क्या आ गया, स्पष्ट एवं स्थायी ज्ञान। कौन से में, प्रदर्शन विधि के द्वारा बालक सक्रिय वातावरण, व्याख्यान मेथड के द्वारा जो हम पढ़ाते हैं उसमें बालक क्या होते हैं, निष्कर्ष। तो व्याख्यान मेथड के पढ़ाते हुए प्रयोगों के द्वारा बालक को समझाना, तो सक्रिय वातावरण के अंतर्गत। नंबर 3 मानसिक शक्तियों का विकास, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति और मानसिक शक्ति का विकास कैसे हो जाता है, प्रयोगों के द्वारा। बालक निर्णय लेना सीख जाता है, कल्पना करना सीख जाता है। प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का बालक की रुचि जागृत होती है, गुरुजी ऐसे कर रहे तो मुझे भी ये करना चाहिए। और सर्वोत्तम एवं सस्ती विधि, विज्ञान प्रदर्शन ऐसी विधि है जो सबसे सुलभ एवं सस्ती विधि है, ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं करना पड़ता। तो ये हमारे क्या हो गए, प्रदर्शन विधि के गुण क्या हो गए, गुण। स्पष्ट एवं स्थायी ज्ञान, सक्रिय वातावरण, मानसिक शक्तियों का विकास, प्रयोगात्मक प्रवृत्ति, और लास्ट का वो है सरल एवं सस्ती विधि। अब जहाँ गुण है तो वहाँ क्या होंगे, वहाँ दोष भी आएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं
प्रदर्शन विधि के दोष, प्रदर्शन विधि के दोष। अब प्रदर्शन विधि के दोष क्या हैं? इस विधि में शिक्षण शिक्षक केंद्रित होता है। जी हाँ, इस विधि में शिक्षण शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है। ये तो है। जो ये विधि है प्रदर्शन विधि, वो कैसी है? वो शिक्षक केंद्रित होता है। इसमें मतलब पहले तो छात्र इसमें छात्रों को बताएंगे तभी तो छात्र की सक्रिय रूप से भाग लेंगे इसमें। तो ये विधि दोष मतलब छोटे बच्चों के लिए नहीं है। इसमें मेन रूप से किसका रोल होता है? शिक्षक केंद्र, अर्थात शिक्षक ही सारी कार्य करता है। व्याख्यान मेथड के साथ साथ इसमें प्रयोग के द्वारा बालकों को समझाना। तो इसमें मूल रूप से किसका रोल होता है? शिक्षक का रोल होता है। इसलिए इस विधि का ये दोष है। अगला जो दोष है वो है छात्र स्वयं प्रयोग करने, उपकरण को छूकर देखने आदि की अपेक्षा प्रदर्शन में अधिक शांत व निष्क्रिय रहते हैं। छात्र स्वयं प्रयोग करने, छात्र स्वयं प्रयोग करने, छूकर देखने एवं प्रदर्शन में अधिक शांत व निष्क्रिय रहते हैं। प्रदर्शन में अधिक शांत व निष्क्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं? अधिक शांत और निष्क्रिय। छात्र इसमें क्या स्वयं प्रयोग करने, छू कर के देखने एवं प्रदर्शन में, इसमें छात्र कुछ नहीं करता, शिक्षक ही करता है इसमें जो भी कुछ करता है। तो छात्र प्रयोग नहीं करते, छूकर देखने में भी। प्रदर्शन में अधिक शांत व निष्क्रिय क्यों रहते हैं? क्योंकि मेन रोल किसका होता है? शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक क्या करेगा? पाठ्य वस्तु में जहाँ पर उसको प्रयोग की जरूरत होगी वहाँ प्रयोग करके स्वयं बताएगा। छात्र क्या करेंगे? देखिए और सुनेंगे। इससे छात्र इसमें अधिक शांत और क्या रहते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। ये इसका दोष है। अगला जो दोष है वो है इस विधि से छात्रों की रुचि, कौशल, बुद्धि, कल्पना और स्वतंत्र चिंतन जैसे गुणों का विकास समुचित व व्यवहारिक नहीं हो पाता है। छात्रों की रुचि, छात्रों की रुचि, कौशल एवं बुद्धि का विकास एवं छात्रों की रुचि, कौशल एवं कल्पना, स्वतंत्र चिंतन जैसे गुणों का कल्पना व स्वतंत्र चिंतन छात्रों की रुचि, कौशल एवं कल्पना व स्वतंत्र चिंतन जैसे गुणों का समुचित विकास व व्यवहारिक नहीं हो पाता। जैसे स्वतंत्र चिंतन जैसे गुणों का विकास। ये अगला जो दोष है वो कहता है छात्रों की रुचि और कौशल एवं कल्पना व स्वतंत्र जो चिंतन है छात्रों का, उन गुणों का विकास नहीं हो पाता। अर्थात व्यवहारिक रूप में बालक नहीं कर सकता। उसकी बालक की रुचि है कि गुरुजी हट जा, मैं इस प्रयोग को कर लूँ, तो ये ऐसा संभव नहीं है क्योंकि बालक जानता नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये इसमें दोष है। कल्पना शक्ति, स्वतंत्र चिंतन बालक स्वयं नहीं करना था। अर्थात शिक्षक जो प्रयोग के द्वारा बालक को समझाएगा वही तो बालक समझेगा। तो ये इसका क्या है? सबसे अधिक दोष। अगला जो दोष है वो है छात्रों की संख्या अधिक होने पर यह विधि
सिद्ध नहीं हो पाती। जी हाँ, हमारे कक्षों के अंतर्गत 35 और 1 का अनुपात तो है ही नहीं है बालकों का, कि 35 शिक्षक पर 35 बालकों पर 1 शिक्षक, तो वो तो है ही नहीं है। 35 की जगह 70 हो जाएंगे एक क्लास में, तो ये सिद्ध वैसे भी नहीं होगी ये विधि। तो क्या इसमें कक्ष में छात्रों का अधिक संख्या में होना, कक्षा के अंतर्गत छात्रों का अधिक संख्या में होना, ये भी एक असिद्ध कारक माना गया है, ये भी इसका दोष माना गया है। छात्रों की अधिक संख्या होगी तो सारे छात्र उसको ध्यान से देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे और ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ इतनी है बालकों के, तो सारे छात्र उससे क्या नहीं करेंगे, इन प्रयोगों का अच्छे से प्रयोग नहीं सीख सकेंगे। ये भी इसका एक दोष है। छात्रों की प्रतिक्रिया जानना कठिन होता है, इस कारण इन कठिनाइयों के जानने के लिए अन्य विधियों का उपयोग आवश्यक है। छात्रों की क्या क्या प्रतिक्रिया रही, क्योंकि कक्षा का शेड्यूल होता है, हमारा टाइम टेबल होता है, उसके अनुसार शिक्षक को क्या करना होता है, पाठ को समाप्त करना होता है। उस पाठ के समाप्तिकरण में उसको प्रयोग करके दिखाना पड़ता है। प्रयोग के द्वारा हम कैसे करेंगे कि बालक की क्या प्रतिक्रिया रही, बालक की जो प्रतिक्रिया है वो बालक समझे या नहीं समझे, उनकी क्या धारणा है, इस प्रयोग के द्वारा बालकों ने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, ये प्रतिक्रिया जानना बहुत ही कठिन है। तो ये इसके क्या हो गए, दोष हो गए। इस विधि में शिक्षक केंद्रित होती है, स्वयं प्रयोग न करने, छूकर देखने, प्रदर्शन से अधिक शांत और निष्क्रिय रहते। छात्रों की रुचि कौशल इसका भी स्वतंत्र रूप से क्या नहीं होता है, विकास नहीं होता है। कक्षा के अंतर्गत अधिक छात्रों की संख्या होना, ये भी प्रयोग में असिद्ध कारक होता है। और छात्रों की प्रतिक्रिया को जानना, उन्होंने कितना ग्रहण किया है और कितना ग्रहण नहीं किया है, इसको जानना भी कठिन होता है। अब इसमें आती है जो अगला टॉपिक है वो है प्रदर्शन विधि किस दिशा में अपनाई जानी चाहिए। हमें जो प्रदर्शन विधि है वो हमें किस दिशा में अपनाई जानी चाहिए, क्या क्या कौन सी प्रवृत्ति सही रहेगी जो हम उसको अपनाएं, तब बालकों को ज्ञान अच्छे से स्थायीकरण हो पाए। अब इसमें प्रदर्शन की तकनीक विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक परिस्थिति में विज्ञान शिक्षण को प्रभावी व विशेष योगदान रूप देते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे समस्या प्रस्तुत करने के लिए किस दिशा में ले जाए, तो पहली है समस्या प्रस्तुत करने के लिए कौन सी दिशा में अपनाई चाहिए प्रदर्शन विधि। नंबर 1 है इसमें समस्या प्रस्तुत करने के लिए बिना किसी पूर्व विवेचन या निर्देशन के प्रदर्शन दिखाकर समस्या प्रस्तुत की जा सकती है। जी हाँ, बिना किसी निर्देशन के प्रदर्शन दिखाकर, हमने पहले बालकों को कोई समस्या है उनको निर्देशित किया ही नहीं, क्या आज हम आपको कक्षा के अंतर्गत आपकी ये समस्या को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बिना निर्देशन के ही समस्या को प्रदर्शन विधि के द्वारा प्रस्तुत करना, बालकों को समझाना, ये इसकी दिशा निर्देश होनी चाहिए। प्रस्तुत समस्या के लिए समस्या को समझाना बिना बालकों को बताए। जी हाँ, अध्ययन में प्रस्तावित करने के लिए कंधे का प्रयोग, उसने सूखे कंधे को तेजी से अपने बाल में रगड़ा तथा कागज के जिससे टुकड़े में छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगा। उत्सुक छात्रों ने उसका कारण जानना और इस प्रकार पाठ की प्रस्तावना की गई। जैसे हमें किसी पाठ की प्रस्तावना निकालनी है, उस प्रस्तावना के द्वारा आप बिना इंटरेक्शन किए, अर्थात बालकों को बिना निर्देशन किए उसका प्रदर्शन करना। कोई भी ऐसा एक आपका उदाहरण है, उस उदाहरण को स्वयं रगड़ना। जैसे अपन बालों को कंघे से तेज सूखते तो अपन के बालों से सफ़ेद सफ़ेद जो रूसी निकलती है ना, वो भी एक साइंटिफिक रीज़न है। वो क्यों निकलती है, कैसे निकलती है, उन टुकड़ों का क्या कारण है, वो रूसी किस प्रकार से हो जाती है,
तो एक समस्या के प्रस्तुत करने के लिए प्रदर्शन, तो ये समस्या हो गई मेरे बालों की, तो कंघी से तेज तेज उस बालों को सूतना, फिर और जो बालों से सफ़ेद सफ़ेद जो टुकड़े निकलते हैं वो किस कारण से निकलते हैं, किस लिए निकलते हैं, तो समस्या प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत करना, ये सही दिशा निर्देश होगी। प्रदर्शन विधि का हम किस प्रकार से कहाँ प्रयोग कर सकते हैं बालकों को बिना निर्देशन करते हुए। अगला जो इसका पॉइंट है वो है शिक्षण बिंदुओं के स्पष्टीकरण के लिए, शिक्षण बिंदुओं के लिए स्पष्टीकरण के लिए, शिक्षण बिंदुओं के स्पष्टीकरण के लिए, जो भी शिक्षण बिंदु है अपना उस टॉपिक को स्पष्ट करने के लिए हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षक सूर्य ग्रहण की व्याख्या करते हुए सूर्य, पृथ्वी और चांद की सापेक्ष स्थितियों का दृश्य सामग्री की सहायता से प्रदर्शित करता है, जिससे घटना का स्पष्ट चित्र छात्रों के मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। सूर्य ग्रहण की व्याख्या करते हुए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों की क्या प्रतिछाया अपने ब्लैक बोर्ड पर अंकित कर देता है। जो शिक्षण बिंदु उसको पढ़ाना है तो कराते हुए शिक्षक क्या कर देता है, सूर्य, पृथ्वी और ये चांद है। अब इसकी व्याख्या करनी है, व्याख्या के द्वारा अपने शिक्षण बिंदु को क्या करना है, स्पष्टीकरण करना है। तो ये भी सही दिशा प्रदर्शन विधि के द्वारा किया जा सकता है। अगला जो पॉइंट है वो है समस्या के समाधान के लिए। जी हाँ, कई बार समस्या रुचि के प्रश्न बड़े स्वाभाविक रूप से पड़ता है। इनके उत्तर में प्रदर्शन समस्या समाधान के लिए, समस्या समाधान के लिए तो है ये मूल रूप से समस्या समाधान के लिए। ये तो पहली तो गई प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक बिंदु, और ये समाधान के लिए। कोई भी हमारे पास समस्या आए, बालकों की रुचि जागृत हो, ये समस्या किस प्रकार से समाधान हो, सॉल्व किस प्रकार से की, उसकी दिशा में भी प्रदर्शन विधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। समस्या समाधान के लिए प्रस्तुत करता है, इसमें बिंदुओं को स्पष्ट करता है समस्या समाधान के लिए। और समस्या समाधान किस प्रकार से होगी, इसमें जन सुरक्षा के विभिन्न साधनों का विवेचन अपनी कक्षा में किया। छात्र ने वर्षाकाल की भीगी दीवारों के जो टपकी है, बहुत सारी जो समस्या समाधान है, हमारी दीवार पानी आ रहा है, इस पानी को हम किस प्रकार से समाधान कर सकें, उनके लिए ये प्रदर्शन जो विधि है उसके द्वारा हम आराम से बालकों को समझा सकते हैं। एक छात्र ने वर्षा काल में भीगी दीवार से झटका मारने की समस्या सामने रखी। घटना के विश्लेषण से दीवारों के भीगने, विद्युत से सुचालक होने की समस्या सामने आई। साधारण प्रदर्शन इसका समाधान है। हमारी वर्षा काल में क्या दीवार भीग जाती हैं, गीली हो जाती हैं, अब उसमें क्या हो जाता है, करंट हो जाता है, अर्थात झटका लगता है। तो इसका समाधान के लिए हम प्रदर्शन विधि के द्वारा किस प्रकार से विद्युत का करंट हमें लगता है, क्यों लगता है, भीगने से ही किस प्रकार से लगता है, तो ये समस्या अर्थात प्रदर्शन जो विधि है ये किस दिशा में कारगर सिद्ध होती है, समस्या प्रस्तुत करने के लिए, शिक्षण बिंदुओं के स्पष्टीकरण के लिए और समस्या समाधान के लिए। अगला जो इसमें टॉपिक है वो है इसकी विशेषताएं। किसकी, प्रदर्शन विधि की विशेषताएं। अब विशेषताएं कौन कौन सी है वो देखिए। प्रदर्शन विधि की विशेषता नंबर 1, प्रदर्शन के उद्देश्य और लक्ष्य शिक्षक के मन में स्पष्ट होने चाहिए। उद्देश्य और लक्ष्य, उद्देश्य और लक्ष्य शिक्षक के मन में क्या होने चाहिए, स्पष्ट, कि मैं जो वह पाठ को पढ़ा रहा हूँ उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। भविष्य में छात्रों के लिए किस प्रकार कारगर सिद्ध होगा, ये इसकी मुख्य विशेषता है। शिक्षक के मन में उद्देश्य और लक्ष्य क्या होने चाहिए, स्पष्ट रूप से होने चाहिए। मैं इस पाठ का अध्ययन करा रहा हूँ या प्रयोग के द्वारा बालक को समझा रहा हूँ तो इसका उद्देश्य क्या होगा। प्रदर्शन विधि द्वारा विद्यार्थियों के सम्मुख समस्या उत्पन्न की जानी चाहिए। जी हाँ, विद्यार्थियों की समस्या
उत्पन्न की जानी चाहिए और समस्या का समाधान भी, समस्या उत्पन्न करना और समस्या का समाधान भी, समाधान भी। जब समस्या आप उत्पन्न करोगे तो बालकों के सामने समस्या क्रिएट की तो उसका समाधान भी शिक्षक को निकालना चाहिए। किसमें? ये प्रदर्शन विधि की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। पहला उद्देश्य और लक्ष्य शिक्षक के मन में क्या होना चाहिए? स्पष्ट रूप से होना चाहिए। बालक को इससे क्या उद्देश्य की, उसके भावी लक्ष्य की क्या पूर्ति होगी, समस्या को शिक्षक को देना भी चाहिए, फिर उसका सॉल्व अर्थात समाधान भी कराना चाहिए प्रदर्शन विधि के द्वारा। प्रदर्शन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का प्रयोग विद्यार्थियों द्वारा किया जाना चाहिए। जी हाँ, तभी तो 200 के रूप में आ गया। प्रदर्शन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं का, प्रयोग की जाने वाली जो उपकरण है, जो वस्तुएं, उनका क्या बालकों से प्रयोग किया जाना चाहिए, बालकों से करवाना चाहिए। शिक्षक पहले स्वयं बता दे, उसके बाद बालकों को एक एक बालकों को बुलाते हो उनका प्रयोग सिखाना चाहिए। अब आप कीजिए, आप कीजिए, तो ये प्रदर्शन विधि बहुत ही कारगर और सिद्ध साबित होगी। अगली जो इसकी विशेषता वो है प्रदर्शन के लिए किए जाने वाले प्रयोग के लिए बरसात का मौसम ठीक नहीं रहता, अतः बरसात के दौरान विज्ञान से संबंधित प्रदर्शन प्रयोगशाला नहीं की जानी चाहिए। इसके मौसम के भी प्रभाव हैं इसमें। बरसात का मौसम बिल्कुल अनुकूल नहीं बताया गया प्रदर्शन विधि के अंतर्गत। सर्दियों का और गर्मियों का मौसम प्रयोगशाला विधि के लिए सही रहता है। प्रदर्शन के लिए उपयुक्त आने वाले सामान को व्यवस्थित रखना, जटिल सामान का प्रयोग विद्यार्थियों को कुछ सीखने से रोकता है। आप जो भी उपकरणों को ला रहे हो उन सामान का उपयोग बालकों की महत्ता को बताते हुए उन जो मूल रूप से जो आने लायक जो सामान है उन्हीं का बालकों को आसानी से प्रयोग कराना सिखाना चाहिए। बालकों को उनकी जटिलता अर्थात उनकी कठिनाई को बताना चाहिए। अगर आपने इसको इस प्रकार से किया, ऐसे किया, अगर टूट गया कितना इसका नुकसान होगा, उससे बालकों को समझाना चाहिए। ये इसकी एक विशेषता के अंतर्गत आता है। अगली जो विशेषता है वो है प्रदर्शन की विद्यार्थियों के सम्मुख रहने से उनकी रिहर्सल कर लेनी चाहिए। प्रदर्शन बहुत ही सरल व गति से होना चाहिए, सरल व गति से, सरल व गति से होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि विभिन्न आयु, विभिन्न मानसिक स्तर के बालक इसमें सारे कक्ष में बैठे रहते हैं, तो प्रयोग को क्या करना है? सरल तरीके से एवं गति से, अर्थात ये नहीं अवरुद्ध, धीरे धीरे करते हो, गति से, गतिशीलता से बालकों को समझाते हुए किया जाना चाहिए। जो मंदबुद्धि, जो बिल्कुल छोटा बालक बैठा है या उसकी तीव्र बुद्धि नहीं है, प्रतिभाशाली नहीं है, वो भी आराम से धीरे धीरे इस प्रयोग को सरलतम रूप से समझ सके। तो सरल एवं गति से होना चाहिए। अगला जो इसकी विशेषता है वो है प्रदर्शन के समय विद्यार्थियों की रुचि और ध्यान को बनाए रखना चाहिए। विद्यार्थियों की रुचि व ध्यान को बनाए रखना, ध्यान को बनाए रखना, विद्यार्थियों की रुचि और ध्यान को बनाए रखना प्रदर्शन के दौरान। कहीं बालक बोर तो नहीं हो रहे, मैंने कहीं इनके स्तर से ऊपर का प्रयोग करके दिखाया हो, बालक के ऊपर से निकल रहा हो, तो उसकी रुचि है या नहीं है उसके अनुसार, और उनका ध्यान है या नहीं। आप अपने उसमें लग रहे हो, बालक उधर क्या कर रहे हैं, अपने आप में ही सीमित है या इधर उधर उनका ध्यान भटक रहा है या शैतानी कर रहे हैं, तो उनकी रुचि के अनुसार और ध्यान को बनाए रखते हुए शिक्षक का कर्तव्य है कि प्रदर्शन प्रयोग विधि का प्रयोग करें। अगला जो इसकी विशेषता है वो है विद्यार्थी प्रदर्शन में जो कुछ भी सीखते हैं उसे काफ़ी में लिखें। इसके लिए शिक्षक उन्हें पहले से ही निर्देश जारी कर दें। जी हाँ, सार हमने पहले ही बता दिया ये चीज़, तो आपको जब विषय वस्तु आपकी पूरी हो जाए, सामपट्ट पे जो सार लिख दिया जाए, फिर आपको निरीक्षण के दौरान अर्थात पाठ के प्रदर्शन करते हुए, कक्षा में चक्कर लगाते हुए आपको ये करना है कि विद्यार्थी ने आपने जो प्रयोग किया है उस प्रयोग को, जो मूल जो शब्द हैं, मूल जो बातें हैं, उनको सामपट्ट पर लिखते हुए विद्यार्थियों को अपने कॉपी में लिखवाएं।
और आपको शिक्षक को स्वयं को निरीक्षण करते रहना चाहिए। ये चीज़ आपको पहले ही निर्देशित कर देनी चाहिए, जिससे बालक क्या रहे, सक्रिय रहें और रुचि जागृत करें। अगली जो इसकी विशेषता है वो है प्रदर्शन की प्रक्रिया कक्षा में सभी विद्यार्थियों को दिखाई देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ विद्यार्थी प्रदर्शन को देखने से वंचित रहे। मैंने कहा ना, ऐसा चित्र, रेखांचित्र या प्रयोग करना चाहिए। लास्ट में जो बालक बैठा हो उसको भी दिखाई दे। जैसे कोई भी आप चित्र कर रहे हो, चित्र को इतने आकार में दिखाइए, इतनी स्थिति में दिखाइए, मोटे लेवल से उसका नाम लिखिए, जिससे लास्ट का जो बालक बैठे उसको दिखाई दे। ये नहीं कि आगे आगे बालक बैठे हैं उनको प्रयोग आराम से दिखाई दे, पीछे बैठे बालक उनसे क्या हो जाए, वंचित। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि के द्वारा आपको शिक्षक को ये ध्यान रखा जाना चाहिए, जो प्रयोग वो सिद्ध करने जा रहा है उसका वो पीछे बैठे वाले लास्ट की जो पंक्ति के बालक हैं वो उस प्रयोग को देख रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं। अगली जो इसकी विशेषता है वो है शिक्षक को प्रदर्शन के उद्देश्य स्पष्ट के साथ साथ प्रदर्शन से उसको क्या सामान्यकरण है इसका ज्ञान भी होना है। प्रदर्शन के उद्देश्यों के अनुसार उसी प्रदर्शन के उद्देश्य के अनुसार प्रदर्शित करता है, वो मैंने बता दिया। प्रदर्शन के क्या उद्देश्य और लक्ष्य होने चाहिए, अर्थात बालकों का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बालक उससे किस प्रकार से मोटिवेशनल होंगे, उनका मानसिक कल्पना एवं तार्किक चिंतन किस प्रकार से होगा। प्रदर्शन में प्रयुक्त उपकरणों को क्रम में रखना चाहिए, इससे शिक्षक अपनी बाईं ओर प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों को दाईं ओर रखता चला जाए। कोई भी उपकरण है, आप या सामने बेंच लगा लीजिए, आपको प्रदर्शन करना है तो जो दाईं ओर जैसे प्रदर्शन करोगे तो उनको एक एक करते हुए बाईं ओर हटा दी। इसका प्रयोग सिद्ध हो गया, अब इसको हटाओ, इसका प्रयोग सिद्ध हो गया, अब इसको हटा। तो दाईं से बाईं ओर हटाते हुए प्रदर्शन के दौरान सरल छोटे सामान्य उपकरणों के द्वारा इस शिक्षक को प्रयोग प्रदर्शन किया जाना चाहिए। ये इसकी एक विशेषताएं हुई। अगली जो विशेषता है, अगली जो इसकी विशेषता है वो है शिक्षक को सहायक सामग्री जैसे चार्ट, मॉडल आदि का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। किसका? चार्ट, मॉडल आदि का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। प्रदर्शन पाठ के दौरान, प्रदर्शन मेथड के दौरान शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रयोग तो किए जाने चाहिए उपकरणों के माध्यम से, पर उसमें भी आपको ब्लैक बोर्ड का यूज करते हुए चार्ट, मॉडल, रेखा चित्र का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। ये आपकी कुछ विशेषताएं हुई। इसमें हमने आज आपको गुण, दोष एवं उसकी दिशा, प्रदर्शन विधि को किस दिशा में हम प्रयोग में ला सकते हैं समस्या के लिए, समस्या समाधान के लिए, और उसकी दिशा को अर्थात शिक्षक बिंदुओं को स्पष्ट रूप से करने के लिए। गुण हो गए, दोष हो गए और विशेषताएं हो गई। ये आपकी प्रदर्शन जो विधि है, प्रदर्शन जो मेथड है वो आपका पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ प्रदर्शन विधि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।